हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 51 आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर अपन एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे ये वाली जो हेडिंग है ये मैं हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं और इसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन, ये जो टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चंस अपने को डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। तो स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवाए थे, तो वही क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए कि जब तक जितने क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाते तब तक आज का लेक्चर अपन एंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने इस माइनर का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद में नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारे के सारे क्वेश्चन वो सोल्व कर लिए होंगे और मतलब जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो या तो आपका सोल्व हो चुका है और या अगर नहीं हुआ तो भी आपने कम से कम उस क्वेश्चन को एक या दो बार ट्राई कर लिया होगा, ठीक है ना। तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट पे अपन आते हैं। तो ये आपका स्टेज फर्स्ट, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी द्रव्यमान के 3 कणों का द्रव्यमान के अंदर बिंदु 1,2,3 पर है। तो 1 केजी, 2 केजी और 3 केजी, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास है 6 केजी। तो 6 केजी है, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी आपके पास 1,2,3। और इसी प्रकार से 3 केजी तथा 2 केजी के अन्य निकाय का द्रव्यमान के अंदर 3 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास है 5 केजी। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो जाएगा -1,3, -2 पर स्थित है। 5 केजी को अपन कहाँ पे रखें, यानी x, y, z कहाँ पर रखें ताकि संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान के अंदर पहले निकाय के द्रव्यमान के अंदर पर स्थित हो। यानी आपके पास जो RCM है वो, या आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर हो जाएगा, पहला कहाँ पर है भाई 1, 2, ये आपके पास 3 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास जो XCM है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, XCM बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास XCM कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू इस प्रकार से निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 7। ध्यान से देखना, देखो R त्रिज्या की धातु की एक समान डिस्क है, इससे R व्यास की एक डिस्क काट ली जाती है, शेष भाग का द्रव्यमान केंद्र होगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। ध्यान से, ये आपके पास डिस्क है, R त्रिज्या है और ये आपके पास R व्यास की आपने काट ली इस प्रकार से यूं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, देखो तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा भाई, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास m/4, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास 3m/4 और ये कितना शिफ्ट हो जाएगा मान के चलेगा x। तो यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा 3m/4 इंटू क्या हो जाएगा x बराबर m/4 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास r/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास r/6 हो जाएगा। तो सेंटर से r/6 डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। अब सारे करवा रखे हैं वैसे तो, क्योंकि थ्योरी तो सबकी बता रखी है मैंने, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सोल्व होते हैं किससे, थ्योरी से। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कहते हैं, M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण M1 ग्रेटर देन M2 एक बल द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कणों को प्रारंभ विराम से रखकर छोड़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही है। अब बात सुनना भी, ये तो आपके पास है क्या हो जाएगा भाई M1 और ये आपके पास है क्या हो जाएगा भाई M2 हो जाएगा। M1 बाहरी है तो सेंटर ऑफ मास है वो इधर की तरफ होगा, M1 भी पहले रेस्ट में, M2 भी पहले रेस्ट में, यानी V1 और V2 दोनों 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा आपके पास है 0। अब ध्यान से देखना, देखो M1 पे M2 फोर्स लगाता है, M2 पे M1 फोर्स लगाता है। तो सिस्टम पे एक इंटरनल फोर्स तो है, आंतरिक बल तो है, बट बाहर से किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा। तो इस स्थिति में निकाय का द्रव्यमान के अंदर है वो उसका वेग है वो एज इट इज रहेगा, यानी VCM कितना रहेगा आपके पास में 0 रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास गति करेगा ही नहीं, ये बात भी मैंने आपको बता रखी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। एक विस्फोटक गोले
को एक बंदूक द्वारा नालमुखी वेग u मीटर पर सेकंड से थीटा कोण पर दागते हैं और प्रक्षेपक के शीर्ष पर गोला p तथा q दो भागों में बंट जाता है जिनका द्रव्यमान समान है। विस्फोट के तुरंत बाद यदि p टुकड़े का वेग 0 हो जाता है तो टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र भूमि पर कहां पर टकराता है। बात सुनना भी, देखो क्या है कि इस प्रकार से आपने किसी भी गोले को दागा कि इस पथ के अनुदिश गति करता है अगर विस्फोट नहीं होता है तो, बट यदि यहां पर विस्फोट हो जाएगा तो विस्फोट से यहां पर दो पिंड बन जाएंगे इसके, एक तो क्या जाता है रेस्ट में आ जाता है, तो एक तो इस प्रकार से यूं नीचे की तरफ गति करता है, तो ये तो आपके पास m/2 हो गया। और ऑब्वियसली दूसरा है वो इस प्रकार से इस पथ के अनुदिश गति करता है और ये कहां पर जाकर के गिरता है भाई, यहां पर जाकर के गिरता है m/2। और मैंने आपको बताया कि इस पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त बाह्य बल लग रहा है क्या, नहीं, तो सेंट्रोमास है वो तो इसी पथ पर गति करेगा और सेंट्रोमास वहीं पर जाकर के गिरेगा जहां पर इसको गिरना चाहिए था। ये वाली बात भी आपको बता रहे कि ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने कर रखा है। तो आर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई, u² sin 2 थीटा अपॉन g। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था भी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जो मैंने आपको टिक करवा रखे ना वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे अभी, समान द्रव्यमान के दो कणों के वेग कितने अभी, v1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2i केफ तथा v2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2j केफ मीटर पर सेकेंड। पहले कण का त्वरण कितना a1 बराबर ये और दूसरे कण का त्वरण कितना भी 0 है, तो दोनों कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र का बिंदु पथ कैसे हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सेंट्रोमास की वेलोसिटी और सेंट्रोमास का एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो अपन निकाल देंगे अभी VCM बराबर क्या होता है आपके पास m1 भी m और m2 भी कितना हो जाएगा m हो जाएगा। तो m1 v1 तो क्या हो जाएगा आपके पास बताओ 2m i केफ प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2m j केफ अपॉन m प्लस क्या हो जाएगा आपके पास m बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2m, तो यहाँ पे 2m से 2m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास i केफ प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है j केफ। और इसी प्रकार से अपन बात करते हैं ACM वेक्टर की। तो m1 a1 तो कितना हो जाएगा आपके पास 3m i केफ प्लस 3m j केफ और m2 a2 कितना हो जाएगा आपके पास है 0 अपॉन m1 प्लस m2, तो m प्लस क्या हो जाएगा आपके पास m। तो यहां से आपके पास में कितना हो जाएगा भाई 3/2 i केफ प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है j केफ हो जाएगा। अब ये तो आपके पास i केफ प्लस j केफ हो गया और ये आपके पास i केफ प्लस j केफ का 3/2 गुना हो गया। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि VCM और ACM दोनों एक दूसरे के समांतर है और सेंट्रोमास की वेलोसिटी और एक्सलेरेशन दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो इस स्थिति में पथ कैसा होता है भाई, सरल रेखीय होता है। कैसा होता है, सरल रेखीय। भाई किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो भी इस प्रकार से इधर की तरफ है और एक्सलेरेशन है वो भी इधर की तरफ है, तो पार्टिकल की गति का पथ कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। इसी प्रकार से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 अपन ट्राई करते हैं, देवदान से क्या करें। संवेग P की एक वस्तु X एक अन्य समान स्थिर वस्तु Y से एक विमीय रूप से टक्कर करती है। टक्कर के दौरान Y वस्तु X को एक आवेग J प्रदान करती है। जब प्रत्यावस्थान गुणांक क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना। देखो ये आपके पास में कोई वस्तु X है, ये आपके पास में कोई वस्तु Y है, इसका संवेग कितना आपके पास है P है, ये रेस्ट में जैसे टक्कर करती है, दोनों के बीच में टक्कर होती है। तो ध्यान से देखना, देखो टक्कर होती ये तो इसको आगे की तरफ एक आवेग देती है कितना भी J और ये इसको एक आवेग देती है इस प्रकार से कितना J। आपको मालूम है कि आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। देखो आपके पास जो P1 है इसका इनिशियल वैल्यू कितने देगी आपके पास है P, और इसी प्रकार से आपके पास जो P2 है इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। भाई पहले तो रेस्ट में थी ना, इसके बाद में P1 की फाइनल वैल्यू निकाल दो कितनी हो जाएगी। P आगे की तरफ था, पीछे की तरफ J लग गया तो P माइनस J हो जाएगा और इसके बाद में P2 फाइनल, इसको 0 था और J मिल गया। अपन जानते हैं कि E बराबर क्या होता है आपके पास में V2 माइनस क्या होता है आपके पास में V1 अपॉन U1 माइनस U2। ऊपर नीचे M से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आपके पास में क्या देगा, ध्यान से देखना, देखो P2 फाइनल माइनस क्या देगा आपके पास है P1 फाइनल अपॉन क्या देगा आपके पास है P1 इनिशियल और माइनस क्या देगा आपके पास है P2 इनिशियल बराबर। अब इसके बाद में P2 फाइनल कितना देगा आपके पास है J माइनस का P1 फाइनल कितना देगा आपके पास है P माइनस माइनस प्लस का J, ठीक है ना, अपॉन क्या देगा P1 इनिशियल कितना देगा आपके पास है P माइनस का 0, तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं। J कितना देगा आपके पास है 2J बटे क्या देगा आपके पास है P माइनस P अपॉन P कितना देगा आपके पास 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर अपने पास में आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद में इनको एक बार आप नोट करें, फिर उसके बाद में 25वें क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं और अब तक 20 क्वेश्चन मैं आपको 20वें क्वेश्चन तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि किसी भी स्टेज के सारे जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे सोल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार। सारे के सारे क्वेश्चन अगर मैं सोल्व करने लग जाऊंगा तो कम से कम 3 से 4 लेक्चर तो मेरे क्वेश्चन सोल्व करने में लग जाएंगे, फिर थ्योरी कब पढ़ाऊंगा मैं। तो बट फिर भी मेरे को जो लगता है कि ये क्वेश्चन बच्चों के डाउट हो सकता है, वो क्वेश्चन डेफिनेटली मैं बोर्ड पे सोल्व करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो इंस्टीट्यूट में आप भेज करके उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में अगला अपना स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या कह रहे हैं सिंह, प्रारंभ में विरामावस्था में स्थित द्रव्यमान कैपिटल एम की लकड़ी के गुटके पर स्मॉल एम द्रव्यमान की गोली V वेग से दागी जाती है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। इसका द्रव्यमान कितना आपके पास है कैपिटल एम, और यहाँ पर यह कोई गोली, इसका द्रव्यमान कितना स्मॉल एम, इसका वेग कितना देगा आपके पास है V, और ये इसके अंदर धंस जाती है। तो ये तो आपके पास है कैपिटल एम स्मॉल एम, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और इसका वेग कितना देगा आपके पास है V डैश। अब ये एक प्रकार की पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर होगी, तो संवेग संरक्षण लगा दो, इसका प्रारंभिक संवेग प्लस इसका बराबर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू क्या देगा आपके पास में V डैश। तो यहाँ से V डैश की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 26। क्या कह रहे हैं देवदान से, V वेग से चलती हुई एम द्रव्यमान की एक गेंद विरामावस्था में स्थित लोलक के गोलक से टकराती है। गोलक का द्रव्यमान भी कितना भी m है। यदि टक्कर के से भी पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, इसके अंदर टकराने वाली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के साथ में चिपक जाती है, तो लोलक कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। बात सुनना भाई, ये m द्रव्यमान है इसका, और ये रेस्ट में था, इसका द्रव्यमान भी कितना m, V वेग से गति करता हुआ इससे टकराता है और टकरा करके इससे चिपक जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका प्रारंभिक समय कितना देगा आपके पास mv, इसका प्रारंभिक समय कितना देगा 0, चिपक गया तो m प्लस m कितना देगा आपके पास 2m, फाइनल वेलोसिटी कितना देगी v डैश, तो v डैश बराबर कितना देगा आपके पास v/2। अब ये वाला जो निकाय ये आपके पास में कितना वेग प्राप्त कर चुका है, अभी v डैश प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पे ये कितनी ऊंचाई तक उछलेगा h, और h बराबर कितना होता है आपके पास है v डैश स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आपके पास में देगा v स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 कितना देगा 8g। ये आपके पास हाइट आ जाएगी h। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27वां अपन देखते हैं। 27वां टिक करवा रखा ना आपको। उपरोक्त प्रश्न में यदि टक्कर प्रत्यास्थ है तो गोलक कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। बात सुनना भाई, इसका द्रव्यमान भी कितना m और इसका द्रव्यमान भी कितना m है, और समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच में अगर प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो इस स्थिति में दोनों की वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो इसका वेग कितना भी 0, तो टक्कर के बाद इसका 0 हो जाता है। इसका कितना v, तो इसका वेग कितना हो जाएगा v हो जाएगा। तो ये m द्रव्यमान का जो गोलक है वो v वेग से ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो h बराबर कितना हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर अपॉन 2g। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। 27 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 34वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है देवदान से,
50 किलोग्राम का एक द्रव्यमान 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, 12 मीटर पर सेकंड के वेग से समान दिशा में चलता हुआ 60 केजी का एक अन्य द्रव्यमान पहले द्रव्यमान से टकराता है। टक्कर के बाद 50 केजी का द्रव्यमान कितना है? अभी 4 मीटर पर सेकंड वेग से चलता है, तो टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक कितना हो जाएगा? तो इसके लिए अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा अभी। तो ध्यान से देखना, देखो 50 का तो चल रहा है 2 से, तो और 60 का चल रहा है किससे? 12 से। तो ये 60 वाला ये चल रहा है 12 से, ये 50 वाला ये चल रहा है किससे भाई? 2 से, 2 से चल रहा है। टक्कर हो गई, और टक्कर के बाद में ध्यान से देखना, देखो 50 वाला 4 से चलता है, तो 60 वाले का वेग मान लो कितना देगा आपके पास में? v, और 50 वाला किससे चल रहा है भाई? 4 से चल रहा है। सही कह रहा हूं मैं? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर संवेग संरक्षण का नियम लगा करके v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 12 × 60 कितना देगा आपके पास है? 720, इसका संवेग। 50 × 2 कितना देगा आपके पास है? 100, इसका संवेग। 60 इंटू क्या देगा आपके पास है? v प्लस 50 × 4 कितना देगा आपके पास है? 200। 720 प्लस 100 कितना देगा? 820। 820 में से अपन क्या करते हैं, अभी 20 को 200 को माइनस कर लेंगे, तो कितना देगा आपके पास में? 620 हो गए ना, 620। तो यहां से आपके पास है 60v बराबर कितना देगा आपके पास है? 620। ठीक है ना? तो यहां से आपके पास में v बराबर कितना देगा? v बराबर हो जाएगा आपके पास में, क्या कह रहा है ये, 50 केजी का चल रहा है किससे? 2 से, और 60 केजी का चल रहा है 12 से, और फिर उसके बाद में टक्कर के बाद में 50 केजी का द्रव्यमान है वो किससे भी? वो 4 से चलता है, तो 60 का कितना हो जाएगा आपके पास में? v। तो v बराबर कितना हो जाएगा अभी? 620 बटा 60। ठीक है ना? तो 0 से 0 62 बटे 6 31 बटे 3, ये v आ गया। मुझे इस क्वेश्चन में लगता है डाउट, ठीक है ना? फिर भी एक बार अपन ट्राई कर लेते हैं इसको। 60 वाला चल रहा है किससे? 12 से। 50 वाला चल रहा है 2 से। 720 100 60v, और 50 × 4 कितना देगा? 200। 720 820 माइनस 200 620 60v, तो v बराबर ये आ गया। अभी अब मेरे को यहाँ पे निकालना है, e निकालना है। तो e बराबर क्या होता है अभी? टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग। तो टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग कैसे निकाल दूंगा अभी? ये कितना देगा आपके पास? 31 बटा, यहां पर ये कितना देगा आपके पास? 31 बटा 3, और वो कितना देगा आपके पास है? 4 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 31 बटे 3 माइनस क्या देगा आपके पास है? 4, ये सापेक्ष वेग। और ये कितना देगा आपके पास में? 12 माइनस 2 बराबर कितना देगा आपके पास में? 10। तो इसको अपन करते हैं, सोल्व करते हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास में? ध्यान से देखना, देखो 4 × 3 कितना देगा? 12। 31 में से अपन 12 को माइनस कर देते हैं, तो कितना देगा आपके पास? बताओ। इसको अपन बोलेंगे 31 माइनस कितना देगा आपके पास? 12 बटे 3 इंटू कितना देगा आपके पास? 10। तो 31 में से अगर अपन 12 को माइनस कर देंगे तो कितना देगा आपके पास? 19 बटे 10 इंटू 3 कितना देगा आपके पास? 30। तो 19 बटे 30 फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है। ठीक है ना? ये आपके पास में प्रत्यावस्थान गुणांक का मान हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देवदान से? ये कह रहा है कि विभिन्न दिशाओं में समान चाल से चलते हुए दो एक समान कणों के बीच पूर्ण अप्रत्याश टक्कर के बाद कण की चाल अपनी प्रारंभिक चाल की आधी हो जाती है। ठीक है ना? टक्कर से पहले दोनों कणों के बीच के वेगों के बीच कोण क्या हो जाएगा? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। अपन देखते हैं देवदान से। भाई समान द्रव्यमान के कण है, एक तो इधर से आता है और एक इधर से आता है। ये वाला कोण भी कितना देगा आपके पास है? थीटा, और ये वाला कोण भी कितना देगा आपके पास है? थीटा। इसका द्रव्यमान कितना है? m, इसका वेग कितना देगा आपके पास है? v।
इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास m, इसका वेग भी कितना हो जाएगा आपके पास में v। दोनों टकरा कर चिपक जाते हैं क्योंकि पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2m, और इसका इधर की तरफ जो वेग है वो कितना हो जाएगा आधा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा आपके पास में v/2 हो जाता है। तो बात सुनना भाई, यहां पे अपन लिख सकते हैं कि इसके संवेग, इसका समय कितना mv, तो क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये आपके पास mv cos थीटा, और ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा अभी mv cos थीटा। तो इसका x अक्ष के अनुदिश कितना हो जाएगा mv cos थीटा, mv cos थीटा कितना हो जाएगा 2mv cos थीटा। और ध्यान से देखना, देखो 2mv cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, अंतिम कितना हो जाएगा 2mv इंटू v/2 हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2mv cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 2m इंटू v/2 हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे mv से mv को काट दो, 2 से आप 2 को काट दो, तो यहाँ से आपके पास cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। बट ये आपका आंसर नहीं है, दोनों के वेगों के बीच का कोण, इसका वेग यूं है, इसका वेग यूं है, तो दोनों की वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कौन सा 39। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं कौन सा 45 और 46। इस स्टेज के 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो चलो इनको भी देख लेते हैं अपन लगे हाथ। तो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। द्रव्यमान m की एक पिंग पोंग की गेंद एक बारीक छिद्र से निकल रही पानी की धार के द्वारा हवा में तैर रही है। यदि पानी पिंग पोंग की गेंद से चाल 20 से टकराता है, तो टक्कर के ठीक बाद पानी नीचे विरामावस्था से गिरता है, तो छिद्र से बाहर आ रहे पानी के बहने की दर क्या हो जाएगी। बात सुनना भी ध्यान से देखना। देखो पिंग पोंग की गेंद आपने सबने ऑब्वियसली नाम तो नहीं सुना होगा, बट सबने यूज कर रखी है। जैसे मेले के अंदर अपन जाते हैं, तो मेले के अंदर जाते हैं तो ऐसी सी देखो ध्यान से डिवाइस होती है जिसके अंदर यहाँ से अपन क्या करते हैं इस प्रकार से फूंक लगाते हैं, और फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होता है इस प्रकार से, इसके आगे इस प्रकार से बकेट शेप की कोई एक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होती है गेंद लगी होती है, ये गेंद यहाँ पे होती है। जैसे इधर से अपन क्या करते हैं हवा मारते हैं, तो ये हवा क्या करती है गेंद से टकराती है, गेंद ऊपर की तरफ हवा के अंदर इस प्रकार से लहराती है, और ये गेंद यहाँ पर आकर के ध्यान से देखना देखो यहीं पे अटकी रहती है। तो जब तक अपन क्या करते हैं हवा मारते हैं, तब तक जो गेंद होती है ना वो हवा के अंदर इस प्रकार से लटकी रहती है। तो इसमें नीचे की तरफ तो फोर्स लगता है कितना mg, और इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है कितना लगता है भाई, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है v dm अपॉन ये आपके पास है dt, ठीक है ना। ये बात होगी भी। तो अब ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास में कितना देगा v dm अपॉन dt हो जाएगा। तो नीचे वाला फोर्स कितना देगा mg बराबर ऊपर वाला फोर्स कितना देगा v dm अपॉन dt। तो यहाँ से आपको dm अपॉन dt इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो mg अपॉन v आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 क्या करे ध्यान से देखना। देखो एक वस्तु लंबाई l की एक अवितान्य डोरी के द्वारा एक दृढ़ आधार से लटकी हुई है, v बराबर √2gl से चलती हुई m द्रव्यमान की एक गोली अप्रत्यास्थ रूप से टकराती, टक्कर के बाद डोरी में तनाव कितना बढ़ जाता है। अब सुनना ध्यान से देखना, देख क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, नहीं तो तुरंत ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अभी पहले की अगर अपन बात करते हैं तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा mg, ऊपर की तरफ टेंशन कितना लग जाएगा आपके पास है T1। तो यहाँ से आपके पास T1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास mg। अब इसका द्रव्यमान भी कितना आपके पास m, यहाँ पे कोई गोली इसका द्रव्यमान भी कितना m, और ये v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास √2gl। इस वेग से आकर के इससे टकराती है, और टकरा करके फिर उसके बाद में पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर करती है। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा बताओ, इसका संवेग m इंटू कितना हो जाएगा आपके पास √2gl। ये तो रेस्ट में, इसका संवेग कितना हो जाएगा 0। टक्कर के बाद में दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, 2m इंटू वेग कितना हो जाएगा आपके पास v डैश। m से अपन m को काट देंगे
तो यहाँ से आपके पास में वी डैश बराबर कितना हो जाएगा भाई, GL/2 का रूट बन जाएगा भाई, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब ध्यान से देखना, देखो टक्कर के बाद में अगर अपन इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, ध्यान से ऐसा बन जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2m, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई 2mg लग रहा है। इसका वेग कितना हो जाएगा v डैश, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो इस पे बाहर की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा भाई mv²/L लग जाएगा। तो इसका द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा आपके पास में 2m v², तो v² कितना हो जाएगा आपके पास में GL/2, तो mv² कितना हो जाएगा आपके पास L, ये आपके पास L हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 2 से अपन 2 को, L से अपन L को काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास mg हो गया। तो ऊपर की तरफ टेंशन कितना हो जाएगा आपके पास में T2। तो अब ध्यान से देखना, देखो T2 बराबर 2mg प्लस mg बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 3mg हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा और जैसे आपको टेंशन दिखेगा 3mg, तो वैसे ध्यान से देखना, देखो आप बोलोगे 3mg, सेकंड ऑप्शन आप करेक्ट कर दोगे। अब आपने इतनी मेहनत की, आपने बहुत अच्छे से प्रॉपर कंसेप्ट भी अप्लाई किया, आपने फाइनल वेलोसिटी निकाली, अब केंद्रीय बल लगाया, सब कुछ किया, फाइनल आंसर भी आपका सही सी मतलब आ गया, बट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, अगर आपने गलती से भी ऑप्शन 2 को टिक कर दिया तो आपका किया कराया पूरा का पूरा काम है वो मिट्टी हो जाएगा भाई। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना। टकराने के ठीक बाद डोरी में तनाव कितना बढ़ जाता है, तो पहले टेंशन कितनी थी भाई mg, और अब टेंशन कितनी होगी 3mg, तो बढ़ोतरी कितने की हो जाएगी 2mg की। इसका आंसर ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उस टाइम आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इतना उच्च कोटि का होना चाहिए कि आपको बिल्कुल एकदम आप मतलब माइंड में सिंसियरिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन की एक एक जो वर्ड है वो आपके दिमाग पे फीड होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है। अगर हवाई फायर आप करोगे तो आपको बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आप सोचें अगर ये क्वेश्चन आप सही करते, मान के चलेगा ये क्वेश्चन नीट में आ गया, नॉलेज आपके पास में है, जो बच्चा क्वेश्चन को सही करके आएगा उस बच्चे के पास में भी नॉलेज है, आपके पास में भी नॉलेज है, उसने क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ा, आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा, तो उसके ध्यान से देखना, देखो 4 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और आपके ध्यान से देखना, देखो -1 होगा और 4 नंबर वो कट भी जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके बीच में एक बड़ा डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। और ध्यान से देखना, देखो ये जो डिफरेंस है ना, यही आपकी जो रैंक है इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो नॉलेज के साथ साथ में आपका जो कंसंट्रेशन, सिंसियरिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये बात आपको सीखनी है। और यही चीज़ें अपने को एग्जामिनेशन से सीखनी है। जैसे मान के चलिए आपके माइनर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया और इसके बाद में आपने बहुत सही तरीके से सोल्व किया, बट आप गलत टिक करके आ गए। अब गलत टिक करके आ गए, फिर उसके बाद में घर जा करके आपने देखा, आपको पता चल गई कि यार मेरी ये गलती थी। उसके बाद में उस गलती को अगर आपने जैसे मान के चलेगा चलो कि होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने हवा में उड़ा दिया तो उसी गलती को आप दोबारा करेंगे, तीसरी बार करेंगे, जब वो क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आएगा तो वो आपकी जो मिस्टेक है वो रिपीट होगी। तो आपको इस स्थिति में माइनर पेपर्स देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बट अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, आते हुए क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपके दिल में आग लगनी चाहिए इस बात की कि यार आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, क्या कमी रह गई, उसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए, उसके बारे में आपको एनालाइज करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आपको आत्मविश्लेषण करना चाहिए। और फिर उसके बाद में खुद से ये प्रण लेना चाहिए कि यार जो हो गया सो हो गया, आइंदा ऐसी गलती मैं कभी दोबारा नहीं करूँगा। अगर ये चीज़ होती है तो यार आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है ना। और यार ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना लाइफ में, तो आपको बिल्कुल आपका जो इंट्रोस्पेक्शन है, जिसको अपन बोलते हैं आत्मविश्लेषण, वो बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए भी, ठीक है ना। पढ़ाई के साथ साथ में आप खुद से बात भी करें। जैसे मान के चलिएगा आज के दिन आपने 4 लेक्चर लिए, चारों लेक्चर लेकर के फिर उसके बाद में हो सकता है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट वाले नोट्स बनाए होंगे, स्क्रीनशॉट्स आपने लिए होंगे, या हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें नोट की होगी। फिर उसके बाद में शाम को सोते टाइम एक बार खुद से आप बात जरूर करें
कि यार आज मैंने कितना सीखा है, मतलब आज मैंने क्या क्या नई चीज़ें सीखी है, कौन कौन से नए कंसेप्ट्स हैं वो मैंने सीखे हैं, और आज मैंने कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए हैं, कितने क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने प्रैक्टिस की है, कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। जब तक आप बनिए की तरह इस प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को नोट करें। आपकी स्टेज फर्स्ट है वो फिनिश होती है और उसके बाद में स्टेज सेकंड की बात करते हैं अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी इसी यूनिट की स्टेज सेकंड। तो मैं लिख देता हूँ स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर ली है। स्टेज फर्स्ट के जो जो क्वेश्चंस मैंने टिक करवाए थे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, 1 kg 2 kg 3 kg द्रव्यमान के 3 कण एक्स वाई तल में स्थित बी भुजा के एक संभव त्रिभुज के तीनों कोनों पर स्थित है। तो द्रव्यमान के अंदर के निर्देशांक आपको बताने अभी। ये एक्स वाई तल में, ये एक्स वाई तल में स्मॉल ए भुजा का, स्मॉल बी भुजा का, ये बी, ये बी, ये बी, यहाँ पे 1 kg मान लो। यहाँ पर क्या देगा आपके पास 2 kg और यहाँ पे कितना देगा आपके पास 3 kg। तो द्रव्यमान के अंदर के निर्देशांक आपको पता करने हैं भाई। तो इसका तो क्या देगा आपके पास 0,0, इसका क्या देगा आपके पास b,0 और इसका x कितना देगा आपके पास b/2 और y कितना देगा आपके पास √3b/2 देगा। तो m1 m2 m3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब कुछ अपने पास में आ रखा है। तो इससे आप एक्सियम, वाईसीएम और जेडसीएम इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो अपन। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया भी था ना क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो, शीशे से निर्मित आर त्रिज्या की एक गोले से अपन ने एक ही छिद्र काट दिया। तो इसका आंसर तो r/14 आएगा। ये अपन ने कर रखा है। देखो ये अपने पास में कोई भी एक गोला है और यहाँ से अपन ने इसके अंदर से कोई भी एक केविटी है ना, उसको काट करके साइड में कर दिया है। तो अगर आपको याद है तो इसका द्रव्यमान तो कितना था भाई, m/8, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसका द्रव्यमान कितना रहा था आपके पास है 7m/8, ठीक है ना। यहाँ से ये कितना हो गया x और ये कितना देगा आपके पास r/2। तो 7m/8 इंटू एक्स बराबर m/8 इंटू r/2। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो x बराबर कितना देगा आपके पास r/14 आ देगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से क्या कर रहा है ना 8। क्वेश्चन नंबर 8, 4 kg 8 kg द्रव्यमान के 2 कणों के बीच की दूरी कितनी भी 12 मीटर। तो ये तो आपके पास कितना देगा 4 kg और ये कितना देगा आपके पास 8 kg। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 12 मीटर। अब ध्यान से देखना, देखो पारस्परिक आकर्षण बल के प्रभाव में दोनों एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। तो दोनों किस दूरी पर मिलेंगे, मतलब कहां पर जाकर के मिलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों की जो टक्कर है वो कहां पे होने वाली है भाई, सेंट्रोमास पे। सेंट्रोमास मान के इसलिए यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, ये आपके पास x हो गया। तो ये कितना देगा आपके पास 12 - x। तो m1 x1 यानी 4x बराबर m2 x2 यानी 8 इंटू कितना देगा आपके पास 12 - x। 4 से इसको काट देंगे 2 बार तो x, तो 12 इंटू 2 कितना देगा आपके पास 24 माइनस कितना देगा आपके पास 2x। तो 2x प्लस x कितना देगा 3x। तो 3x बराबर कितना देगा 24। तो यहाँ से आपके पास x बराबर कितना देगा 8। तो 4 kg से कितना 8 और 8 kg से कितना 4। तो 8 kg से 4 मीटर दूर। थर्ड ऑप्शन आपका सही चला जाएगा अभी इसका, ठीक है ना। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 9। क्या कह रहा है देखो ध्यान से। m द्रव्यमान का एक व्यक्ति कैपिटल M द्रव्यमान की गुब्बारे के नीचे लटकी कैपिटल M द्रव्यमान की रस्सी पर चढ़ता है। भूमि के सापेक्ष गुब्बारा स्थिर है। यदि व्यक्ति v रिलेटिव रस्सी के सापेक्ष साल से रस्सी पर चढ़ना आरंभ करता है तो गुब्बारा किस दिशा में तथा किस साल से पृथ्वी के सापेक्ष गति करेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने वैसे कर रखा है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं तो से, ये अपने पास गुब्बारा हो गया और ये रस्सी होगी और यहाँ से अपन ने इस प्रकार से कोई भी आदमी है उस आदमी को लटका रखा है। ये आदमी को अपन ने लटका दिया, ठीक है ना। गुब्बारे का द्रव्यमान कितना देगा कैपिटल M, रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी L, आदमी का द्रव्यमान कितना देगा स्मॉल m।
अब ध्यान से देखना, देखो आदमी है वो ऊपर की तरफ किस वेलोसिटी से चढ़ रहा है भाई, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है v रिलेटिव से। बट ध्यान से देखना, देखो वी आर ही लिख देते हैं इसको अपन, है ना, वी आर से चढ़ रहा है। बट यहां पर जो वेग दीर्घ है वो किसके सापेक्ष अभी, रस्सी के सापेक्ष दीर्घ है। अब पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई बल लग रहा है क्या, नहीं भाई, पहले पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में, इसका मतलब इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। नेट फोर्स का मान कितना है भाई, 0 है। तो इस स्थिति में नेट फोर्स अगर 0 है तो सेंट्रोमास से उसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी भी, 0। सेंट्रोमास से किसी प्रकार की गति नहीं करेगा। मान किस देगा, धरातल के सापेक्ष इसका नीचे की तरफ वेग कितना देगा आपके पास में, v। अब यार ये वी आर से ऊपर जा रहा है और ये गुब्बारा नीचे की तरफ वापस v से आ रहा है, रस्सी नीचे की तरफ वापस v से आ रही है, तो धरातल के सापेक्ष इसका वेग कितना हो जाएगा आपके पास में, वी आर माइनस वी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर जाने वाला mv और नीचे आने वाला mv आप बराबर कर दो, ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं अभी, ये हो जाएगा आपके पास m इंटू कितना हो जाएगा, वी आर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में v बराबर कैपिटल M इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में v। तो ये आपके पास m वी आर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास mv बराबर कैपिटल MV, है ना। अब आपको क्या निकालना है अभी, v निकालना है, इसको इधर की तरफ ले जाओ। तो यहाँ से v बराबर कितना देगा, कैपिटल M प्लस क्या देगा आपके पास स्मॉल m बराबर कितना देगा आपके पास m इंटू वी आर। तो यहाँ से v बराबर m इंटू क्या देगा आपके पास वी आर अपॉन क्या देगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये तो आपके पास v आ गया, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है अभी, m वी आर, है ना, अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये थर्ड ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे माइनस का साइन आ रहा है और माइनस का साइन ये बता रहा है कि आपका जो गुब्बारा है वो किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। भाई गुब्बारा नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी के आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा ना, इस कारण से ऑप्शन थर्ड आपका सही चला जाएगा। अगला कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न में जब व्यक्ति रस्सी पर चढ़कर गुब्बारे तक पहुंच जाता है तो गुब्बारा कितना नीचे आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने बिल्कुल डिटो क्वेश्चन अपन ने किया था, ठीक है ना। तो चलो अपन देखते हैं देवदान से, भाई गुब्बारा कितना नीचे आ जाएगा, यही तो आपको पूछा जा रहा है। तो व्यक्ति है वो ऊपर की तरफ कितना चला जाता है बताओ, रस्सी पे चढ़ गया, रस्सी की लंबाई कितनी l है, तो रस्सी की लंबाई कितनी देगी l चला गया ऊपर। गुब्बारा नीचे की तरफ कितना देगा भाई x, तो व्यक्ति भी नीचे की तरफ कितना देगा भाई x देगा। तो अब अपन क्या करते हैं भाई, इस व्यक्ति का mx और गुब्बारे का mx अपन बराबर कर देंगे। तो व्यक्ति का कितना देगा आपके पास m इंटू क्या देगा l माइनस एक्स बराबर कितना देगा आपके पास है कैपिटल M इंटू एक्स हो देगा। तो यहाँ से आपके पास m l बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू क्या देगा x। तो यहाँ से x बराबर कितना देगा आपके पास ml अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये बात हो जाएगी भी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया भी, ये 10वां क्वेश्चन था, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में अगला क्वेश्चन देखो 11वां आप कर सकते हो, 12वां क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। 13वां क्वेश्चन अपन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको केवल वही क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा जिनमें आपको डाउट आ सकती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो आप। तो देखिएगा ध्यान से, देखो क्वेश्चन नंबर 13 अपन देखते हैं। देखो एक पटाखे को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री कोण पर हवा में फेंका जाता है। जब ये पृथ्वी से 1/2 मीटर की ऊंचाई पर है, ये असंख्य टुकड़ों में फट जाता है जो विभिन्न परवलयाकार पथों का अनुसरण करते हैं। द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा जब ये भूमि से 1 मीटर की ऊंचाई पर है। अब बात सुनना भी, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, पटाखे को आपने ऊपर की तरफ फेंका और ध्यान से देखना, देखो पटाखे को आपने ऊपर की तरफ फेंका है, जब ये 1/2 मीटर की हाइट पर होगा तो ये फट जाता है। पटाखे को इस प्रकार से ऊपर की तरफ फेंका, ये ऊपर की तरफ यूं जाता है। अब ध्यान से देखना, देखो जब ये 1/2 मीटर की ऊंचाई पर है, यहां पर ये फट जाता है। और जब ध्यान से देखना, इसका सेंटर मास है वो 1 मीटर की हाइट पर होगा, तो इस टाइम इसका जो वेग है वो आपको पूछा जा रहा है अभी। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो पटाखा वो फटता है, तो इसके फटने की वजह आंतरिक बल है कि बाह्य बल है। ऑब्वियसली आंतरिक बल।
तो बाहर से इस पे कोई एडिशनल फोर्स यानी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा भाई, जो mg लग रहा है वो तो लग ही रहा है, इसके अलावा क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। तो इस स्थिति में जो सेंट्रोमास उसकी वेलोसिटी क्या चेंज हो सकती है क्या? नहीं। तो बेटा सेंट्रोमास की वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। और यदि सेंट्रोमास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो आप तो ये मान लो कि ये फटता ही नहीं है, बिना फटे इसकी जो वेलोसिटी होगी ना सेंट्रोमास की वेलोसिटी वो की वही रहनी है। अब यहाँ पे इसको फेंका जाता है किस वेग से? देखो ध्यान से 10 से, तो यहाँ से इसको आपने फेंका किससे? 10 से, और यहाँ पर इसकी हाइट है वो कितनी होती है भी? 1 मीटर। तो अपन एक काम करते हैं, ऊर्जा संरक्षण लगा देते हैं बस। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। धरातल पर है तो स्थितिज ऊर्जा 0। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2, इसके बाद में m, और इसके बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। तो m का m हो जाएगा, g कितना हो जाएगा आपके पास है? 10, और h कितना हो जाएगा आपके पास? 1। 100/2 कितना हो जाएगा? 50। तो 50m माइनस कितना हो जाएगा? 10m, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 40m। 2 इधर की तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 80m। तो m से m को काट देंगे तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 80। इसको अपन लिख देंगे 16 इंटू 5, तो v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 4√5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा अभी 4√5। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर पटाखा फटता है या पटाखा नहीं फटता है, सेंट्रोमास है उसकी वेलोसिटी पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पटाखे के फटने का कारण है वो आंतरिक बल है, बाह्य बल नहीं है भाई। ये काम की बात होगी। इसके बाद में 14, 15 ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन अपन देखते हैं देवदान से क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपन। देखो 16वां क्या कह रहे हैं, देखो किसी निकाय के दो कणों के समय कितने भी P1 बराबर ये और P2 बराबर ये, तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति की दिशा तथा x अक्ष के बीच का कोण कितना देगा भी। बात सुनना भी, देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि VCM बराबर कितना होता है आपके पास? M1 V1, दो ही पार्टिकल की बात हो रही है, M2 V2 अपॉन M1 प्लस क्या देगा आपके पास? M2। M1 प्लस M2 इधर की तरफ आ जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? PCM बराबर ये आपके पास है P1 वेक्टर प्लस क्या देगा आपके पास है? P2 वेक्टर हो जाएगा। तो P1 कितना देगा? 2i केफ माइनस आई केफ, तो ये आपके पास आई केफ। इसके बाद में माइनस ए केफ प्लस 2j केफ, तो ये आपके पास है प्लस का j केफ, प्लस 3k केफ प्लस 3k केफ, तो प्लस कितना देगा आपके पास है? 6k केफ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? एक्स अक्ष के साथ में कोण ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है cos एल्फा। वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया था cos एल्फा बराबर क्या होता है? ax अपॉन a, तो ये आपके पास हो जाएगा px अपॉन p हो जाएगा। तो px कितना हो जाएगा आपके पास? 1 अपॉन p कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 36, इसका रूट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 1/√38। तो cos एल्फा आ गया, तो एल्फा बराबर कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 1/√38 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको अपन समझते हैं, ध्यान से देखना। देखो एक गिरनी के ऊपर से गुजरती रस्सी की एक सिरे से सीढ़ी बंधी है। देखो ध्यान से, ये अपने पास में कोई भी एक गिरनी है, इसको अपन यहां पे फिक्स कर दिया, ठीक है बेटा। और इसके बाद में इसके ऊपर से अपन इस प्रकार से कोई भी एक सीढ़ी बांध दी भी, ठीक है ना। ये सीढ़ी बंधी है, ठीक है ना, ये सीढ़ी होगी। और इस सीढ़ी के ऊपर m द्रव्यमान का एक व्यक्ति खड़ा है। तो आप तो ये मान लो कि ये कोई व्यक्ति है और इसने ये इस प्रकार से इस पे यूं लटक रहा है। इस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास? m। और फिर उसके बाद ऐसे बोला जा रहा है कि प्रति संतुलन के लिए रस्सी के दूसरे हिस्से पर कैपिटल M द्रव्यमान बंधा है। यहां पर ये द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है? कैपिटल M। प्रति संतुलन का मतलब यह है कि इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों तरफ लटकने वाला द्रव्यमान है वो बराबर करना है। व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M। तो ऑब्वियसली सीढ़ी का द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा आपके पास है? कैपिटल M माइनस स्मॉल m हो जाएगा।
तो सी डी का द्रव्यमान हो जाएगा आपके पास है कैपिटल एम माइनस क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल एम। अब ध्यान से अपन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति रस्सी के सापेक्ष वी आर वेग से ऊपर की तरफ चढ़ता है। अब ध्यान से देखना, ये जो वर्ड आता है ना सापेक्ष, इसको आपको समझना भी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति वो रस्सी के सापेक्ष ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो व्यक्ति का रस्सी के सापेक्ष वेग कितना देगा आपके पास में वी आर। तो ऑब्वियसली अगर ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो सी डी पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो सी डी और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ गति करेंगे। तो मान के चलेगा धरातल के सापेक्ष इसका वेग कितना देगा आपके पास में वी। तो यहाँ पर ये जो सी डी है ना, इस सी डी का भी नीचे की तरफ वेग कितना देगा आपके पास वी। अब ये आदमी तो वी आर से जा रहा है ऊपर, और सी डी ध्यान से देखना, देखो नीचे की तरफ आ रही है, किससे? वी से नीचे की तरफ आ रही है। तो आदमी वी आर से तो जा रहा है ऊपर और वापस नीचे की तरफ वी से आ रहा है, ठीक है ना, ये बात होगी भी। अब आपको क्या पूछा जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान केंद्र का वेग आपको ज्ञात करना है अभी। तो चलो द्रव्यमान केंद्र का वेग अपन ज्ञात करते हैं। तो अपन निकालते हैं VCM बराबर क्या होता है आपके पास M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बटे M1 प्लस M2 प्लस क्या देगा आपके पास M3 बराबर। सबसे पहले 1 की बात करते हैं। 1 कौन है? मान के चलिएगा आदमी है। तो आदमी का द्रव्यमान कितना देगा M, और ऊपर की तरफ वेग कितना देगा VR माइनस V। तो इसको अपन लिख देंगे M VR माइनस का V। इसके बाद में अपन बात करते हैं 2। तो 2 कौन है? मान के चलिएगा ये ब्लॉक है। तो ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है कैपिटल M, और इसका वेग कितना देगा आपके पास ऊपर की तरफ V, तो प्लस का देगा। इसके बाद में 3 कौन है? CD। CD का द्रव्यमान कितना देगा M प्लस M, सॉरी कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और इसका वेग कितना देगा आपके पास में V, और वो भी किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। तो माइनस का लिख दिया। अपॉन क्या देगा आपके पास में? कुल द्रव्यमान लिखना है, तो कुल द्रव्यमान लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? देखो M प्लस कैपिटल M प्लस कैपिटल M माइनस क्या देगा आपके पास स्मॉल m। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई? M, इससे M कट जाएगा, तो M कितना देगा आपके पास में 2M हो जाएगा। अब इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं ऊपर लिख रहा हूं भाई। तो ये आपके पास देगा VCM बराबर क्या देगा MVR माइनस क्या देगा आपके पास MV, और प्लस क्या देगा आपके पास है कैपिटल MV, और इसके बाद माइनस क्या देगा आपके पास है कैपिटल MV, और माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस क्या देगा आपके पास MV, ठीक है ना। तो अपॉन कितना देगा आपके पास 2M माइनस MV प्लस MV कट जाएगा, प्लस MV माइनस MV कट जाएगा। तो यहां से आपके पास है VCM बराबर, तो VCM बराबर कितना देगा MVR अपॉन कितना देगा आपके पास 2 इंटू कैपिटल M। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो अपन यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो इनको नोट करें, फिर अपन आगे की बात करते हैं अभी। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर आपको मालूम होगा 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 अपन देखते हैं। देखो क्या करे है, यह करे कि ये गेंद समान द्रव्यमान के अन्य गेंद के साथ प्रत्यास्थ रूप से टक्कर करती है। टक्कर तिर्यक है, फिर उसके बाद विरामावस्था में थी, और टक्कर के बाद दोनों गेंदें समान चाल से चलती है। टक्कर के बाद गेंद के वेगों के बीच का कोण क्या हो जाएगा भाई? तो ये तो मैंने आपको बता रखा है, ये वाला क्वेश्चन था ना, आपको याद होगा ध्यान से, ये वाला, और फिर उसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे तो ध्यान से टक्कर हो रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि V1 और V2 मतलब टक्कर के बाद में दोनों गेंदों के जो वेग है उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना भी। तो ध्यान से देखना, देखो यदि समान द्रव्यमान की दो गेंदें तिर्यक रूप से एक दूसरे के साथ में टक्कर करती है, मतलब एक दूसरे के साथ मतलब ये हुआ कि रेस्ट में रखी हुई ये गेंद है, दूसरी गेंद है आकर के इससे टक्कर करती है, तिर्यक टक्कर करती है, प्रत्यास्थ टक्कर करती है। तो इस स्थिति में दोनों के अंतिम वेगों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 22। तो क्या कह रहा है? ध्यान से देखना, देखो ऊंचाई S0 से गेंद नीचे गिराई जाती है, और पृथ्वी से n टक्करें होती है। n टक्करों के बाद वापस लौटने का जो वेग है वो कितना भी Vn है, तथा गेंद ऊंचाई Hn तक ऊपर उठती है। तो प्रत्यावस्थान गुणांक वो कितना हो जाएगा?
तो ये तो यार मैंने करवा रखा आपको ना ऐसा क्वेश्चन। तो अपन जानते कि वी एन बराबर कितना होता है आपके पास ई की पावर एन इंटू कितना देगा आपके पास बताओ यू देगा। तो वी एन को अपन क्या लिख सकते हैं, वी एन को वी बराबर कितना होता है अंडर रूट का 2gh। तो 2g किस ऊंचाई तक उठती है एच एन तक, तो एच एन और इसके बाद ई की पावर एन और u बराबर कितना होता है आपके पास 2g। ये आपके पास एच नोट हो गया क्या, ये एच नोट हो गया। तो 2g से अपन क्या करेंगे 2g को काट देंगे। तो यहाँ से आपके पास e की पावर n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास एच एन अपॉन एच नोट का रूट। ये क्वेश्चन करवा रखा है आपको ना। 24वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है ऐसा कैसा क्वेश्चन, ठीक है ना। संवेग संरक्षण लगाना आपको इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 29। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस अपन ने सेलेक्ट किए थे, वही मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। 29 क्या करें, एक गेंद विराम में स्थित अन्य समान गेंद से सीधे टक्कर करती है। टकराने से पहले गेंद विराम में आ जाती है, टकराने से पहले वाली गेंद विराम में आ जाती है और टकराने से आधी गतिज ऊर्जा की हानि हो जाती है। बात सुनना भी कि आपके पास एम द्रव्यमान की गेंद है जो कि इस प्रकार से वी वेग से जाती है। ये एम द्रव्यमान की गेंद के साथ में टक्कर करती है। टक्कर के बाद में यदि अपन बात करते हैं तो ये वाली आपके पास एम द्रव्यमान की गेंद है, ये तो आ जाती है इस प्रकार से रेस्ट में। और ये वाली जो गेंद है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है आपके पास में वी डैश हो जाती है। अब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी आपके पास 1/2 m इंटू वी स्क्वायर और इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास 1/2 m वी डैश स्क्वायर। आधी गतिज ऊर्जा की हानि हो जाती है तो 1/2 कर दो, तो 1/2 m से 1/2 m को काट देंगे। तो यहाँ से वी डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में v/√2। तो वी डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में v/√2। ये बात होगी भी। तो आपको क्या करना है अभी, प्रत्यावस्थान गुणांक निकालना है। तो प्रत्यावस्थान गुणांक कैसे निकाल सकते हैं अभी, ये रेस्ट में ये v/√2 से दूर जा रही है, दूर जाने का सापेक्ष वेग कितना देगा v/√2 और पास आने का सापेक्ष वेग कितना देगा आपके पास में v हो जाएगा। तो ये आपके पास e आ गया। तो e बराबर कितना देगा आपके पास 1/√2, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31वां क्या कर रहा है देखो ध्यान से। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से मुख्य सड़क पर चलती हुई 2 × 10³ किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 8 × 10³ किलोग्राम द्रव्यमान की एक लॉरी से टकरा जाती है जो कि मुख्य सड़क के लंबवत क्रॉस पर 5 मीटर पर सेकंड वेग से अचानक आ जाती है। यदि दोनों वाहन आपस में जुड़ जाते हैं तो टक्कर के बाद उनका वेग क्या हो जाएगा। बात सुनना भी, इसका द्रव्यमान कितना है भी, इसका द्रव्यमान हो जाएगा आपके पास 2 × 10³ और इसका वेग कितना हो जाएगा इधर की तरफ 20। ये यहाँ पे टक्कर होती है और ये लॉरी है, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास 8 × 10³ और फिर उसके बाद में ये ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भी 5, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान से ये आपके पास में इसका वेग निकालना है। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 × 10³ तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 10⁴ हो जाएगा। तो इसका वेग इधर की तरफ तो क्या हो जाएगा आपके पास में vx, इसका वेग इधर की तरफ कितना हो जाएगा आपके पास में vy हो जाएगा। तो x अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक समय कितना हो जाएगा आपके पास में 20 × 2 × 10⁻³ बराबर इसका m कितना हो जाएगा 10⁴ इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में vx। तो यहाँ से 10⁴ 10⁻³ ये, तो यहाँ से आपके पास में vx बराबर तो कितना हो जाएगा 4। इसके बाद y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण आपको लगाना है। 8 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास 40, तो ये आपके पास 40 × 10⁻³ बराबर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 10⁴ इंटू कितना देगा vy। तो यहाँ पे vy बराबर भी कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो vx भी कितना हो जाएगा 4 और vy भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो v कितना हो जाएगा आपके पास 4² + 4² का रूट यानी 4√2 और 4 परिणामी वेग बीच में से निकलेगा। तो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 32 और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 32 इस स्टेज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 32 को। इसको मिटा रहा हूं मैं ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूं। चलो इसको मिटा देते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 अपन देख लेते हैं।
6 मीटर पर सेकंड वेग से चलती हुई गेंद अन्य समान स्थिर गेंद से टकराती, टक्कर के बाद प्रत्येक गेंद अपनी मूल गति की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर चलती है। तो एक अन्य गेंद, देखो ध्यान से, ये गेंद स्थिर है, इसका द्रव्यमान m है, ये गेंद जिसका द्रव्यमान भी m है, ये इस प्रकार से v वेग से चलती है। और टक्कर के बाद की अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखना, देखो ये तो इनकी गति की मूल दिशा थी, पहली गेंद भी इधर जाती है, दूसरी गेंद भी इधर जाती है। इसका द्रव्यमान कितना देगा m, इसका वेग कितना देगा आपके पास v, इसका द्रव्यमान कितना देगा m और इसका वेग भी कितना देगा आपके पास v। ये वाला एंगल भी कितना देगा 30 और ये वाला एंगल भी कितना देगा 30। तो इसका इधर की तरफ कितना देगा mv cos 30 √3 mv/2 और इसका भी इधर की तरफ कितना देगा आपके पास है √3 mv/2। तो x अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक समय कितना देगा आपके पास mv प्लस इसका कितना देगा 0, अंतिम समय कितना देगा √3 mv/2 प्लस √3 mv/2। तो ये आपके पास हो जाएगा √3 mv हो गया। तो यहां से क्या हो गया, ये क्या कह रहा है, v नहीं यार, इसको v डैश मानना पड़ेगा, v डैश, ये v डैश, ये v डैश, ये भी v डैश, ये भी v डैश। तो ये हो गया भाई। तो m से अपन क्या करेंगे, m को काट देंगे। तो यहां से आपके पास v डैश बराबर कितना देगा आपके पास v/√3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 के साथ में आपकी जो स्टेज सेकंड है वो होती है कंप्लीट। और इसके बाद इनको आप अच्छे से नोट करें। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेज थर्ड। तो स्टेज थर्ड का सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो इसको देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, दो एक समान गेंदें ए और बी चित्र में दिखाई गई इस स्थितियों से छोड़ी जाती है और क्षैतिज भाग mn पर प्रत्यास्थ रूप से टक्कर करती है और टक्कर के बाद ए और बी के द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो देगा। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई क्या हो जाएगा। देखो यहां पे इस प्रकार से इसका एंगल कितना देगा 45 डिग्री और इसका एंगल कितना देगा आपको 60 डिग्री। इसकी ऊंचाई कितनी आपके पास है 4h और फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी आपके पास है h ही है 60 डिग्री और ये कितना देगा आपके पास है 45 डिग्री। यहां से m द्रव्यमान की गेंद है, इसको आप रिलीज करते हैं और यहां से भी m द्रव्यमान की गेंद को आप रिलीज करते हैं। ये a हो गई और ये आपके पास में b हो गई। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो जब ये यहां पर आएगी तो इसका वेग कितना हो जाएगा, इसका वेग ua बराबर हो जाएगा आपके पास अंडर का 2gh, h कितना हो जाएगा 4h, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास 8। जब ये यहां पर आएगी तो इसका वेग कितना हो जाएगा आपके पास ub बराबर कितना हो जाएगा अंडर का 2gh। दोनों का द्रव्यमान समान और प्रत्यास्थ टक्कर होती है, इसका वेग इसको मिल जाएगा, इसका वेग इसको मिल जाएगा, ये कोई नई बात नहीं है। तो टक्कर के बाद में अगर अपन बात करते हैं va की, तो va बराबर कितना हो जाएगा आपके पास √2gh और अगर अपन बात करते हैं vb की तो vb बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा √8gh हो गया अभी, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब आपको बोला जा रहा है कि ए और बी के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात कितना देगा। तो अपन बात करते हैं देखो ध्यान से, यहां पे जो ए है, ए के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी देगी आपके पास एच ए बराबर कितना देगा आपके पास वी ए स्क्वायर अपन क्या देगा आपके पास 2g, ठीक है ना। तो वी ए स्क्वायर अपन 2g तो कितना बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो वी ए स्क्वायर अपन 2g, तो वी ए कितना हो जाएगा 2gh, तो 2gh अपॉन कितना देगा आपके पास 2g, तो ये तो कितना देगा आपके पास h और एच बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एच बी अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास में, ध्यान से ये अपन कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुनो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये वाली जो गेंद है ये यहां से जब यहां तक पहुंचती है तो इसका वेग है वो कितना देगा, यहां पर इसका जो वेग है ना वो आपको निकालना है। मान के चलेगा ये वेग हो जाएगा आपके पास v, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा।
और उसके बाद में ये क्या करेगी, इस प्रकार से प्रक्षेप्य गति करती हुई नीचे की तरफ आएगी। तो आपको ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली हाइट निकालनी है भी। तो यहां से लेकर के यहां तक अपन ऊर्जा संरक्षण लगा देते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण कैसे लगाते हैं अभी, यहां पे इसकी वेलोसिटी, यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू द्रव्यमान कितना देगा m इंटू वेग कितना हो जाएगा इसका बताओ, 8gh, रूट स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे कितनी देगी 0 बराबर। जब ये यहां पर पहुंच जाएगी तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो काइनेटिक एनर्जी कितने देगी आपके पास 1/2 mv², और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितने देगी आपके पास mgh। तो 8/2 कितना होता है 4, तो 4 mgh माइनस mgh बराबर कितना हो जाएगा 3 mgh, 2 इधर की तरफ आ जाएगा तो 6 mgh। तो यहां से आपके पास v² बराबर कितना देगा आपके पास में, m से m काट देंगे तो 6gh, ये आपके पास में v² आ जाएगा, ये v² आ गया। अब ध्यान से देखना, तो इसका एंगल है वो कितना देगा आपके पास 60 डिग्री। तो ये वाली हाइट अपन कैलकुलेट करते हैं, ये वाली हाइट, इसको अपन लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, y लिख देते हैं। तो y बराबर कितना देगा आपके पास बताओ v², इसके बाद में sin² थीटा अपॉन कितना होता है आपके पास 2g होता है। तो v² कितना देगा आपके पास 6gh, थीटा कितना भी 60, तो यहां से sin 60 कितना होता है √3/2, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना देगा आपके पास 3/4, और 4 × 2 कितना देगा आपके पास 8g। तो यहां से g से अपन क्या करेंगे, g को काट देंगे। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो तो 6 और 8, तो ये कितना देगा आपके पास 3, और ये कितना देगा आपके पास 4, तो 3 × 3 कितना देगा आपके पास 9h/4, ये आपके पास y आ गया। अब इस y के अंदर यदि अपन इस h को जोड़ देंगे तब आपके पास में b की मैक्सिमम हाइट प्राप्त हो जाएगी, और फिर अपन a की मैक्सिमम हाइट और b की मैक्सिमम हाइट का अपन रेशियो निकाल देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, चिकने फर्श पर विराम में स्थित बराबर द्रव्यमान m के 2 एक समान गुट के a तथा b स्प्रिंग नेतांक की और प्राकृतिक लंबाई l की एक स्प्रिंग से जुड़े हैं। स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई में a तथा b को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश v चाल से चलता हुआ m द्रव्यमान का एक तीसरा एक समान गुट का a से पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये आपके पास है कोई गुट का, इसका द्रव्यमान m, ये आपके पास है स्प्रिंग हो गई, ये गुट का इसका द्रव्यमान भी m, स्प्रिंग कांस्टेंट किए, ये m हो गया, ये v चाल से गति करता हुआ इसके साथ में प्रत्यास्थ टक्कर करता है। तो प्रत्यास्थ टक्कर के बाद में इसका वेग तो कितना देगा 0, और इसका वेग इधर की तरफ कितना देगा v, ठीक है ना। अब इसका वेग तो समय के सापेक्ष घटेगा, इसका वेग बढ़ेगा, तो जब इसका वेग कितना देगा आपके पास में, दोनों का वेग कितना देगा आपके पास में v' बराबर हो जाएगा, तो अधिकतम संपीड़न प्राप्त होगा। और फिर उसके बाद संवेग संरक्षण से v' निकाल लेना, v/2 आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा उसको आप हाफ kx² के बराबर कर देना, तो आपको स्प्रिंग के अंदर अधिकतम संपीड़न प्राप्त हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको करवा रखा है भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में अपन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो एक बार इनको आप करें, नोट करें, मिटा देता हूं इनको मैं फिर। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान से। एक समान मोटाई की वर्ताकार प्लेट का व्यास कितना है 56 सेंटीमीटर। चित्रानुसार एक किनारे से 42 सेंटीमीटर व्यास का एक भाग काट दिया जाता है। प्लेट के शेष भाग के द्रव्यमान के अंदर की दूरी क्या हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये प्लेट है, इसमें से आपने ये काट दिया, ये शेष बच गया। अब इसकी त्रिज्या कितनी दी, 28, और इसकी त्रिज्या वो कितनी देगी आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो 21, ठीक है ना। अब एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, m/π इंटू कितना देगा 28 का स्क्वायर। इसका एरिया कितना देगा आपके पास, π इंटू 21 का स्क्वायर। तो ये तो काटे गए भाग का द्रव्यमान हो जाएगा m', तो m' बराबर कितना देगा m इंटू
3/4 हो गया तो कितना हो जाएगा आपके पास 9/16, तो ये आपके पास 9m/16 आ गया। तो इसका द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा आपके पास 9m/16, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपके पास है 7m/16। इसके बाद वही अपन ऐसे लाइन बना देंगे, इसका सेंट्रोमा से यहाँ पर आ जाएगा, कितनी दूरी पर बताओ, ये दूरी मान लो x मान लो, और यहाँ से इसकी ये वाली जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी आपके पास है 7। तो m1 x1 कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास है, ये 7 आ गया ना, तो 7 × 9m/16 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 7m/16 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास x। सोल्व कर देना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर रखा है अभी, ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो ध्यान से। ए त्रिज्या की एक समान वर्ताकार डिस्क के चित्र अनुसार बी त्रिज्या का एक समान भाग काट करके निकाल लिया जाता है। छिद्र का केंद्र डिस्क के केंद्र से सी दूरी पर है, ये दूरी आपको सीधे रखी है। तो प्रारंभिक द्रव्यमान केंद्र O से शेष भाग के द्रव्यमान केंद्र की दूरी x2 इस प्रकार है। बात सुनना भी, डायग्राम तो देखो आपके सामने है ही। सबसे पहले बड़ी वाली डिस्क की त्रिज्या कितनी है भी a, तो m अपॉन कितना देगा आपके पास पाई a²। एकांक क्षेत्र का द्रव्यमान काटे गए भाग की त्रिज्या कितनी देगी b, तो शेष भाग का काटे गए भाग का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m b² अपॉन a²। और शेष भाग का द्रव्यमान अगर आप निकालोगे तो शेष भाग का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m डबल डैश बराबर कितना देगा आपके पास m माइनस m b² अपॉन क्या देगा आपके पास है a²। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, m को कॉमन ले लो तो ये आपके पास हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन क्या हो जाएगा a²। ये बात होगी। अब ध्यान से देखना, देखो शेष भाग का द्रव्यमान कितना देगा m इंटू a² माइनस क्या देगा b² अपॉन a² इंटू डिस्टेंस क्या देगी आपके पास x, ठीक है ना, बराबर जो काटा गया भाग है उसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m b² अपॉन क्या देगा a², और इसकी दूरी कितनी दे रही है, सी दे रही है। तो m1 x1 बराबर m2 x2 कर देंगे। तो सोल्व करेंगे तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा x, और x का चिन्ह वो कैसा हो जाएगा, अभी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इधर की तरफ जो डायरेक्शन उसको अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो फिनिश हो गया, इनको आप नोट करें। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि एक बढ़ई ने चित्र में प्रदर्शित खिलौना बनाया है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व शंकु के पदार्थ के घनत्व से 12 गुना है, तब खिलौने का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर स्थित होगा। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो, यहाँ पर अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इस प्रकार से कोई भी एक आकृति दे रखी है, ये यूं और ये यूं दे रखा है, या कोई शंकु है, और शंकु है वो कैसा हो जाएगा, अभी ठोस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो कितनी देर की, ध्यान से देखना, देखो ये आपको देर की 4r, तो h बराबर कितने देर की आपको 4r। तो अपन जानते हैं कि इसका सेंटर मास वो कितनी हाइट पर होता है, भाई h/4 पर होता है। कहाँ पर होता है, h/4 पर। और h/4 कितना देगा बताओ, 4r/4, तो ये कितना देगा आपके पास r। और यहाँ पर तो इसका द्रव्यमान स्थित होगा, और यहाँ पर इसका द्रव्यमान स्थित होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी कितने देर की आपको 2r, ठीक है ना। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी देगी आपके पास में r हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन कितना द्रव्यमान मान लेंगे m1, और यहाँ पर कितना द्रव्यमान मान लेंगे अपन m2 द्रव्यमान मान लेंगे। तो चलो सबसे पहले अपन m1 द्रव्यमान याद करते हैं, m1। तो आपको बोला जा रहा है कि शंकु के घनत्व का 12 गुना, तो इसका घनत्व कितना देगा आपके पास रो, तो इसका घनत्व कितना देगा आपके पास 12 रो, ठीक है ना। तो इसका द्रव्यमान निकालना, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो इसका आयतन कितना होता है भाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² इंटू h। अब ध्यान से देखना, देखो क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² इंटू h होता है, ठीक है ना। अब r क्या होती है, इसकी बेस की रेडियस होती है, इसके आधार की त्रिज्या होती है। आधार की त्रिज्या डायग्राम में आप देख सकते हो कितना दे रखा है आपको, 2r दे रखा है। कितना दे रखा है, 2r। तो 1/3 पाई r², तो 2r का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 4r² इंटू h कितना देगा आपके पास 4r हो जाएगा। कितना देगा 4r। यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा, 4 × 4 कितना देगा 16, तो 16/3 पाई r³ सॉरी
इसको रो से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इंटू कितना देगा आपके पास रो, तो कितना देगा आपके पास 16/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। इसी प्रकार से अपन m2 कैलकुलेट करते हैं, इसका द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणा घनत्व है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी इसकी r है, तो आर क्यूब इंटू कितना देगा आपके पास रो, तो रो कितना देगा आपके पास बताओ 12 इंटू रो, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा 12 इंटू 4 48 हो गया ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 48/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या देगा आपके पास रो देगा, ठीक है ना। तो इसका कितना देगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 4r स्क्वायर, बिल्कुल एकदम ठीक है भाई। अब यदि इसके द्रव्यमान को अपन क्या बोल देते हैं भाई, इसको अपन बोल देते हैं m बोल देते हैं, तो यहाँ पे इसके द्रव्यमान को अपने को कितना बोलना पड़ेगा 16 इंटू 3 कितना होता है 48, तो ये आपके पास 3m हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है अभी YCM कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये आपके पास पॉइंट क्या हो जाएगा अभी ओ देगा, तो आपको निकालना है YCM बराबर क्या होता है आपके पास m1y1, तो m1 कितना देगा आपके पास m, y1 कितना देगा आपके पास r, m2 कितना देगा m2 3m, y2 कितना देगा यहां से यहां तक कितना देगा 4r प्लस कितना देगा r, तो 5r अपॉन m1 प्लस m2 3m प्लस m, तो कितना देगा आपके पास 4m हो देगा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 इंटू 3 कितना देगा आपके पास 15mr प्लस कितना देगा mr बराबर कितना देगा 16mr, तो 16mr अपॉन कितना देगा आपके पास 4m, तो m से अपन m को काट देंगे और 16/4 कितना देगा आपके पास 4, तो ये आपके पास है क्या देगा 4r, और 4r का मतलब होता है कि सेंटर मास है वो कहाँ पर हो जाएगा अभी यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 4r दूरी हो जाएगी, तो O से 4r दूरी पर, तो आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको टिक करवाया था वो था क्वेश्चन नंबर 11, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो ध्यान से क्या करें, एक तो आपके पास है m और एक आपके पास है 3m है, तो सेंटर मास का एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। अभी ये पुली हो गई और यहाँ पे ये m हो गया, ये आपके पास है 3m हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ कितना देगा आपके पास a और इसका नीचे की तरफ कितना देगा आपके पास a, a बराबर कितना देगा बताओ 3mg माइनस mg बराबर कितना देगा 2mg अपॉन m प्लस 3m बराबर कितना देगा आपके पास 4m, तो ये क्या देगा आपके पास g/2 देगा। और इसके बाद यदि आपको निकालना है ACM, तो ACM बराबर क्या होता है अभी m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 a1 कितना देगा आपके पास प्लस का ma, और m2 a2 कितना देगा आपके पास बताओ भाई m a बराबर कितना देगा g/2, तो इसको अपन बोलेंगे m g/2। और इसके बाद में इसका कितना देगा आपके पास माइनस का 3m, ये आपके पास है g/2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m प्लस 3m बराबर कितना देगा आपके पास 4m हो देगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो mg/2 माइनस कितना देगा आपके पास 3mg/2, ठीक है ना। तो कितना देगा आपके पास माइनस का mg बन जाएगा ये, ठीक है ना, और माइनस का mg अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 4m, तो m से m को काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का g/4, ठीक है ना। तो माइनस का g/4, अब यहाँ पे केवल परिमाण बोल रखा है भाई, केवल परिमाण की आंसर में केवल मैग्नीट्यूड दे रखा है, परिमाण दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपन करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलो बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखना। देखो, समान द्रव्यमान के दो गुटकों को एक हल्की डोरी से बांधा गया और द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का परिमाण आपको पूछा जा रहा है अभी। तो चलो देखते हैं अपन ध्यान से। इस प्रकार से ये आपके पास में कोई भी एक नत्तल है ना, ये तो कितना देगा आपके पास है 60 डिग्री और ये कितना देगा आपके पास है 30 डिग्री। तो इसको तो अपन बोलेंगे 60 डिग्री और यहाँ पे इसको अपन क्या बोल देंगे 30 डिग्री। और ये आपके पास में कोई ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान कितना देगा m, ये पुली के ऊपर से गुजर रहा है और यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है इसका द्रव्यमान भी कितना देगा आपके पास m हो जाएगा। अब
अपन देखते हैं देवदान से, यहाँ पे इसका इधर की तरफ जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, तो mg sin 60। अब sin 60 कितना होता है भाई, √3/2, तो इसको अपन बोलेंगे √3mg/2। और इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, mg sin 30। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये आपके पास हो जाएगा mg/2। तो ऑब्वियसली इसका एक्सप्रेशन इधर की तरफ हो जाएगा आपके पास a, और इसका एक्सप्रेशन इस प्रकार से ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा आपके पास a हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन दोनों का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे a बराबर ये कितना देगा आपके पास, √3mg/2 माइनस mg/2 अपॉन क्या देगा आपके पास, m प्लस क्या देगा आपके पास m, ठीक है ना। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास आ गया, ये तो अपन एनएलएम के अंदर सीख चुके हैं। अब यहां पे अपन क्या करते हैं, m m m m ये कॉमन लेकर के काट देंगे, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना है 2, 2 कितना देगा आपके पास 4। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, √3 माइनस कितना देगा आपके पास 1 × g, और 2 क्या देगा आपके पास 4 हो जाएगा। ये तो आपके पास है ए आ गया अभी, ठीक है ना। अब अपन एक काम करते हैं भाई ध्यान से, अब ये जो आपके पास है ए है, इस ए के अपन 2 कंपोनेंट्स कर देंगे भाई। ये आपके पास ए हो गया, इसका एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ आ जाएगा, और इसका एक कंपोनेंट इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना भी 60, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास है 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास है, ध्यान से देखना, देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास है a sin 60, है ना, और sin 60 नहीं, a cos 60 हो जाएगा, और cos 60 कितना होता है भाई 1/2 होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास अगर a हो गया, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी रहेगी भाई, लंबी रहेगी। ये मान लो a हो गया, तो ये कितना देगा आपके पास a cos 60, तो a cos 60 कितना होता है आपके पास a/2, और ये कितना देगा आपके पास है, ये देगा आपके पास √3a/2। इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं इसकी, तो इसके भी अपन 2 कंपोनेंट्स कर देंगे, एक 2 कंपोनेंट ये आ जाएगा, और एक कंपोनेंट इस प्रकार से ये आ जाएगा। ये 30, तो ये भी क्या देगा आपके पास है 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना है भाई a, तो a का ये तो कितना देगा आपके पास ऊपर वाला, तो यह देगा आपके पास है a sin 60, तो a sin 60 कितना देगा आपके पास है a/2, ठीक है ना। और ये क्या देगा आपके पास है a cos 60, सॉरी ये आपके पास a sin 30, एंगल कितना है भाई 30, a sin 30 यानी a/2, और ये कितना देगा आपके पास है a cos 30, यानी इसको अपन बोलेंगे √3a/2 बोल देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो ये आपके पास है a1, तो a1 बराबर कितना देगा आपके पास है a/2। भाई इसको तो मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव x, इसको मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव y, ये मैं मान सकता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका क्या देगा आपके पास है a/2 i कैफ, और माइनस कितना देगा आपके पास √3a/2 j कैफ, और इसी प्रकार से आपके पास है a2 वेक्टर बराबर, इसका क्या देगा आपके पास है a/2 नहीं √3a/2 i कैफ, और प्लस क्या देगा आपके पास है a/2, ये आपके पास है j कैफ हो जाएगा। अब अगर आपको ACM निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं अभी, m1a1 प्लस क्या देगा आपके पास है m2a2 अपॉन m1 + m2 कर देंगे, तो यहाँ से तो आपके पास है ACM आ जाएगा, और जो आपके पास है A है ना, वो A अपन यहाँ से पुट कर देंगे। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी रहेगी, बट मैंने आपको तरीका बता दिया, इससे आपका आंसर आ जाएगा अभी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, 16। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। लेक्चर देखो थोड़ा सा लेंदी होगा, अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। यू वेग से चलता हुआ एक न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या 1 के एक परमाणु से प्रत्यास्थ रूप से टक्कर करता है। यदि टक्कर सीधी हो तो न्यूट्रॉन की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E है, तो टक्कर के बाद न्यूट्रॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बात सुनना भी, देखो ऐसा है,
कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपके पास है न्यूट्रॉन है, ये इस प्रकार से किस वेग से मान लो u वेग से गति करता है और किसी भी नाभिक के साथ में टक्कर करता है जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है a, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बताओ न्यूट्रॉन की 1 होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की द्रव्यमान संख्या अपन एक एक मानते हैं भाई, ठीक है ना। अब इसकी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो कितना देगा आपके पास है k बराबर हाफ m कितना देगा आपके पास है 1 इंटू कितना देगा आपके पास है u स्क्वायर। और इसको क्या बोला जा रहा है भाई, इसको बोला जा रहा है E। इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आपके पास E हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास E बराबर कितना देगा भाई u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ अपने काम आएगी भी। अब आपको पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की अंतिम गतिज ऊर्जा, इन दोनों के बीच में प्रत्याश टक्कर होती है। तो सबसे पहले इसका अपन निकाल लेते हैं, V1 निकाल लेते हैं। तो बताओ V1 बराबर क्या होता है आपके पास M1 माइनस क्या होता है आपके पास M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या होता है आपके पास बताओ U1 इंटू क्या देगा आपके पास है U1। और वैसे भी ये तो रेस्ट में रखा हुआ है तो U2 कितना देगा 0, तो दूसरी वाली टर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपके पास M1 बात करते हैं M1, तो इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास 1, M2 इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास A अपॉन M1 कितना देगा आपके पास 1 प्लस क्या देगा आपके पास A, ठीक है ना, इंटू इसका वेग कितना देगा आपके पास U1 कितना देगा U देगा। तो ये तो आपके पास क्या बन जाएगा अभी V1 बन जाएगा। इसके बाद यदि इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो K फाइनल बराबर हाफ, इसके बाद में M कितना देगा आपके पास 1 इंटू क्या देगा आपके पास V1 स्क्वायर, और कितना देगा आपके पास भाई 1 माइनस क्या देगा आपके पास A अपॉन 1 प्लस क्या देगा आपके पास A इसका होल स्क्वायर इंटू U स्क्वायर। और यहाँ से आपके पास U स्क्वायर बाई 2 को अपन क्या बोल सकते हैं अभी E बोल सकते हैं। तो U स्क्वायर बाई 2 को अपन क्या बोल देंगे E बोल देंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस A अपॉन 1 प्लस A का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में E हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 माइनस A का होल स्क्वायर कर दो चाहे A माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो तो बात वही आनी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से 23वां क्या कहता है ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसके अंदर m 2m 3m इसके बाद में क्या है भाई nm, एक रेखा के अनुदिश रखा गया l 2l 3l nl। द्रव्यमान के अंदर की दूरी निकालनी है आपको, तो आपको निकालना है xcm बराबर क्या होता है m1 x1, तो m1 m x1 l, ये आपके पास है 2m इंटू 2l तो 4ml प्लस क्या देगा आपके पास में तो 3 इंटू 3 9ml प्लस क्या देगा आपके पास में डॉट 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 अपॉन कितना देगा आपके पास m प्लस ये आपके पास है 2m प्लस क्या देगा आपके पास है 3m प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं अभी m को कॉमन लेकर के काट देते हैं। तो यहाँ से आपके पास l को कॉमन ले लो, तो ये आपके पास 1 प्लस क्या देगा आपके पास है, क्या इसको अपन बोल देंगे 1 स्क्वायर प्लस क्या होता है आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन m तो कॉमन लेके कट ही गया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक। तो ये आपके पास एक सीरीज बन चुकी है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। वो आपको जैसे आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी बुक में कहीं पर भी मिल जाएगा। तो इस सीरीज का फॉर्मूला आप पुट करना और आपके पास में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मालूम हो जाएगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ भाई। रॉकेट का द्रव्यमान तो कितना भी 100 kg है, इसका 90% है वो क्या भी फ्यूल है। तो m0 तो कितना ले लोगे x, और m कितना ले लोगे भाई आप x/10 ले लोगे, ठीक है ना। और dm/dt कितना देर का भाई 1 किलोग्राम पर सेकेंड, और vr कितना देर का 500 देर का है, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ करती उस क्षण रॉकेट पर लगने वाला प्रारंभिक प्रणोद कितना देगा। प्रणोद होता है ऊपर की तरफ लगने वाला बल। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको पूछा जा रहा है F बराबर कितना होता है आपके पास में VR इंटू DM अपॉन dt, ठीक है ना। तो VR कितना देगा, VR आपको देर का है, DM/dt आपको देर का है, तो वैल्यू फुट करके आंसर निकाल लेना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद इस पेज पे कोई भी क्वेश्चन है क्या, नहीं। एक क्वेश्चन बच रहा है भाई इसके अंदर इस स्टेज में, क्वेश्चन नंबर आपका 49। चलो इसको देख लेते हैं अपन।
और मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। 50 ग्राम की गोली 10 मीटर पर सेकंड की वेग से गति करती है, 950 ग्राम द्रव्यमान की स्थिर वस्तु से टकरा करके उसमें धंस जाती है, निकाय की गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि हो जाएगी। बात सुनना भी, 50 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, किस वेग से गति कर रही है? 10 से, और 950 के अंदर 10 करके रुक जाती है। संवेक्षण लगा देंगे तो कितना देगा आपके पास है? 50 इंटू कितना देगा आपके पास है? 10 प्लस इसका प्रारंभिक संवेग कितना देगा? 0, और अंतिम संवेग दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ये कितना देगा आपके पास है? 1000 इंटू कितना देगा आपके पास है? v। अब 1 2 1 2 5 को अपन इससे काट देंगे, 10 से 2 से, तो यहाँ से आपके पास में v बराबर कितना देगा? 1/2। ठीक है ना। अब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी देगी आपके पास है? k इनिशियल बराबर कितना देगा? 1/2। m कितना देगा आपके पास में? 50 इंटू v कितना देगा? 10, 10 का स्क्वायर कितना देगा? 100, और k फाइनल बराबर 1/2 इंटू m कितना देगा आपके पास में? 1000 इंटू v कितना देगा? 1/2, इसका स्क्वायर कितना देगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो कितना देगा आपके पास में? 2500। ठीक है ना, 2500। भाई द्रव्यमान को मैंने ग्राम में लिख दिया है, और फिर उसके बाद में ये कितना देगा आपके पास है? ये इसको अपन काटेंगे तो कितना देगा? 500/4, ये आपके पास 125 हो जाएगा। कितना देगा? 125। सही लिख रहा हूँ ना? 125 आ गया। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ये होगी, अंतिम गतिज ऊर्जा ये होगी। तो हानि अगर आपको निकालनी है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक इंटू 100 कर दोगे ना, तो आपको गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि मालूम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये था आपका माइनर का पूरा सिलेबस। तो आपका लेक्चर नंबर 51 है, ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ में आपका जो माइनर 4 है इसका सिलेबस है वो भी फिनिश होता है। तो बच्चों इसके अंदर अपन ने थ्योरी, क्वेश्चंस, और इसके बाद में मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है वो अपन ने देखे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मॉड्यूल के 100% क्वेश्चंस है वो बोर्ड पे सोल्व नहीं हो सकते, क्योंकि 100% क्वेश्चंस है वो सोल्व करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और आपको मालूम है कि टाइम अपने पास में लिमिटेड होता है। और वैसे भी अगर 100% क्वेश्चंस मैं सोल्व कर दूंगा फिर आप क्या करोगे? तो आपकी तो प्रैक्टिस होगी नहीं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एक बार में सोल्व नहीं होता है तो उस क्वेश्चन को आप 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार ट्राई करें। जितनी बार आप ट्राई करोगे उतनी बार आप एक नई गलती करोगे, अगर जब तक आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। और जितनी बार नई गलती करोगे तो आपको हर एक गलती से एक नई चीज़ है वो सीखने को मिलेगी। भाई एक गलती से आपको एक नया लेसन है वो सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो बढ़िया से एकदम मेहनत करके, बढ़िया से एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप माइनर पेपर उसको अटेंड करें, और फिर उसके बाद में आपका जो स्कोर है उसको आप एनालाइज करें, और फिर उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं उन क्वेश्चंस को, उनका बिल्कुल एकदम डेटाबेस स्टडी आपको करनी है। उन क्वेश्चंस के गलत होने की वजह क्या थी उसको आपको आइडेंटिफाई करके फिर उसके बाद में आप उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट आप प्रॉपर एकदम प्लानिंग बनाएं और प्लानिंग के तहत काम करें। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ में। और आपको बता दूं अपना अगला जो माइनर है जिसमें 12 लेक्चर के अंदर अपन रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन ये कंप्लीट अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ओके।